हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई थॉट आप अच्छे से फर्स्ट वाला जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आई थॉट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, कवर कर लिया होगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था डीएनए के ऊपर, राइट। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंसेस समझ लिए थे और उनकी सेल्स में क्या क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है, यूकैरियोटिक क्यों अलग है, प्रिमिटिव कौन सी है, कौन सी सेल्स पहले आई थी, कौन सी सेल्स बाद में आई थी। यूकैरियोटिक में मल्टी सेल्यूलर होता है, प्रोकैरियोटिक में यूनिसेल्यूलर होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड पर होता है, और जो मल्टी सेल्यूलर में होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यहां तक हमने अपना स्टडी कंप्लीट कर दी थी। तो अब हम अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि प्रोकैरियोटिक में कुछ चीजें बाकी थी। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है और ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। डिफरेंसेस मुझे लिखाने की आई थॉट जरूरत नहीं है, आप लोग लिख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे इसके बारे में सारी चीजें जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है। तो अब हम ये चीजें देखना चाहते हैं कि इसमें हमने जो सेल्स के बारे में प्रेजेंट किया था कि डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर मल्टी नहीं बोल सकते, इसे डबल स्ट्रैंडेड बोल सकते हैं, राइट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। यहां तक हमारी कहानी खत्म हो गई। फिर हमने इस कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था यूकैरियोटिक का, मतलब हम इसे याद करने के लिए कर सकते हैं कि यू मतलब कि ह्यूमन, जो कि हम होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और प्रो का मतलब हमने याद किया था बैक्टीरिया, मतलब इसमें वो सेल्स आती हैं जो कि बैक्टीरिया होती है, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव है। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो कुछ इस टाइप की सेल्स होती है, राइट। ये है हमारी बैक्टीरिया की सेल। और हमने जब यूकैरियोटिक की सेल पढ़ी थी तो यूकैरियोटिक की सेल जो थी वो कुछ इस टाइप से थी, जिसमें सेल वॉल भी आएगी, सेल मेम्ब्रेन भी आएगी और न्यूक्लियस भी आएगा और राइबोसोम्स भी आएंगे। ये सारी चीजें हम फर्दर स्टडी करेंगे, बट अभी शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता रही हूँ कि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर आता है तो इसको जो हम बोलते हैं उसका नाम होता है कैप्सूल। दिख रहा है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो है थ्रेड लाइक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। डोंट वरी, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे अच्छे से। बट मैं सिर्फ इससे बनाने के पर्पज से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इसमें जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किस टाइप का होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। तो क्या लिखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। और सेम चीज इसमें क्या होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि इसमें जो होती है वो कुछ मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स आर प्रेजेंट। अब मीजोसोम्स क्या काम आते हैं, मीजोसोम जो होते हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के काम आते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। और हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन अकर्स बाय माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन करता है वो किसके थ्रू करता है, मीजोसोम्स के थ्रू करता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, यहां पर कोई भी लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है।
डन। तो ये एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ लाइसोसोम प्रेजेंट होता है बट यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद में हमने एक डिफरेंस देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है पर हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो उनकी सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं पर हमारी सेल में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, कुछ और भी है हमारे पास में। ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। अब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट नहीं होता बट हमारे पास में गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम भी एब्सेंट होता है पर हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास में एक्सेप्शंस है, यहां पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे अंदर भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप पूछोगे कि राइबोसोम्स होता क्या है, तो राइबोसोम्स हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हम खाना खाते हैं और बोलते हैं कि बीमार हो गए, क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन्स की कमी है, प्रोटीन्स खाओ, वाइटामिन्स खाओ। तो जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो किसके थ्रू बन रहे हैं, राइबोसोम्स की वजह से बन रहे हैं, राइट। तो पर यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर जो राइबोसोम्स में प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम्स, और हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S राइबोसोम्स होते हैं। डोंट वरी, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स का, राइट। और इसकी 2 यूनिट्स होती है राइबोसोम्स की। ये हमारे पास में राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारी होती है 2 यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट और ये सेकेंड यूनिट। तो इन्हीं यूनिट का नाम है, एक हो गया 70S और दूसरा हो गया 80S। तो ऊपर वाली जो यूनिट होती है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और हमारे अंदर 80S यूनिट्स प्रेजेंट होती है। यहां तक ये सारी चीजें आई थॉट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है लास्ट हमारा, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं और हमारे अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी यहां पर क्लियर हो गई, ये सारी चीजें। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, और कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है इसके बारे में, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। लाइक मैंने बोला था कि इसकी जो लेयर्स होती है, प्रोकैरियोटिक की लेयर्स, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया था, ब्रीफेशन भी हम लोगों ने दे दिया था, बट यहाँ पर मैं एक बार और आपको ये चीज कंफर्म कर देती हूँ, लाइक बता देती हूँ कि इनमें जो सेल होती है वो बैक्टीरिया आता है और उसमें जो होते हैं वो ह्यूमंस आते हैं। पर इनमें हम ये देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो किससे बनी होती है ना। और यहां पर कौन आते हैं, यहां पर प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है और एल्गी आ जाती है। ये सारी चीजें यूकैरियोट्स में आएगी क्योंकि ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक्सेप्शंस है इन सब में, लेकिन फिर भी ये हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये मल्टी सेलुलर है और ये क्या है, यूनिसेलुलर है। तो हम अब ये पता करेंगे कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है, जो हमने इस टाइप की जो सेल बनाई थी, ये सेल आखिरकार बनी किसके लिए होती है, किससे साथ में मिलकर बनती है। तो ये है पेप्टिडियोग्लाइकेन। पेप्टिडियोग्लाइकेन, पेप्टिडियो का मतलब होता है पेप्टाइड्स,
ये हो गए पेप्टाइड्स, और ग्लाइकोन का मतलब है ग्लाइकोजन, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। इनकी लेयर इस चीज से मिलके बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। स्मॉल सी लेयर होती है, यहां पर पूरी बॉडी पर इनकी इस टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है, ये इस टाइप की लेयर। सभी को दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, यहां तक सब चीजें समझ में आ गई। अब हम प्लांट्स और फंजाई की बात करेंगे। तो प्लांट्स की जो लेयर होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से, राइट, क्लियर है। और फंजाई जो है, मतलब एल्गी जो है, एल्गी की लेयर जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, ये हमें पता है। और एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा है? देयर इज नो सेल वॉल, राइट। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई सबको? डन। पेप्टाइड्स, हमने इसमें पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, पेप्टाइड्स, और ये होते हैं ग्लाइकोजन, दोनों से मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन। पर हमें ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड्स होते क्या। पेप्टाइड्स भी एक तरीके क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो इसमें भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है कि एसिड है तो कौन सा एसिड है? तो इसका जो नाम है वो है मुरामिक एसिड। ये आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, कंप्लीट करवा दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। देन अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है अपना, सेल ऑर्गेनेल। जो चीज आपको बार बार कंफ्यूजन हो रही थी कि यार ये जो आप चीजें पढ़ा रहे हो, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनल्स विच इज प्रेजेंट इन सेल, राइट। तो हम इसे यहां लिख लें, ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन सेल। डन। ये सारी चीजें हो गई सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। फिर से एक बार आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना देती हूं। ये है हमारी सेल वॉल। डन। ये हमें सबको पता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल वॉल होती है। तो हम सबसे पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑर्गेनल, सेल वॉल से। डन। अब हमें पता लगाना है और हमें बात करनी है कि सेल वॉल होता क्या है। सबसे पहले सेल वॉल बनी हुई है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। कंप्लीट। देन सेकेंड चीज हम लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट है तो क्या काम करेगी? दे हेल्प्स टू क्या काम करेगी? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। यहां तक ये सारी चीजें आपके मन में क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बता दो प्लीज। सेल वॉल हमने पढ़ा, आउटर मोस्ट लेयर है तो आउटर मोस्ट लेयर हमने लिख लिया। देन हमने लिखा कि सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ हमें क्या काम करती है? वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें इसके बारे में डिस्कवरी किसने करी, तो ये आ गया डिस्कवरी। हमने पढ़ा था सेल किसने बताया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने बताया था, तो हमने यहां पे लिख लिया रॉबर्ट हुक, राइट। ये सारी चीजें यहां तक क्लियर है, सारी चीजें। डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया और हमने आउटर मोस्ट लेयर के बारे में भी बता दिया, और सेल काम क्या करती है वो हमने बता दिया, और सबसे पहले लेयर सेल वॉल होती है वो भी हमने बता दिया, और किसकी लेयर किससे बनती है वो हम आगे पढ़ चुके हैं। फिर भी यहां पर मैं आपके लिए बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स चेकआउट आप देख सकते हो। ये है हमारा बैक्टीरिया,
कि अब हमें क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है। थर्ड नंबर है फंजाई की लेयर किससे बनी है और एल्गी की लेयर किससे बनी है। डन, इतनी सारी चीजें। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, पेप्टिडियो ग्लाइकिन। एनिमल्स में नो सेल वॉल। और जो फंजाई है उसकी जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज, और ये काइटिन। डन, ये सारी चीजें क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं, हम ये थर्ड टाइम पढ़ चुके हैं कि किसकी सेल किससे बनी होती है और उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये हम देख चुके हैं। डन। ये हमारा फिर से हमने एक बार फिर से ब्रीफ याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट में साइड में लिख लिया अपने नोट्स के टाइप से। अब कुछ और डिस्कशन इसमें कुछ बाकी है जो नहीं याद आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है उसमें, आई थॉट नहीं होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था, डन। फिर हमने इस बारे में पढ़ा था कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो हमने बोला था सेल वॉल के बारे में, तो ये सेल वॉल कहाँ से आता है, कैसे पता चला कि ये सेल वॉल है, तो इसके बारे में हमने ये चीज देखी थी। यहां तक कवर हो गया। डन। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि अब हमें ये बता दो कि हमने सेल पढ़ ली, लेकिन इन्हें कैसे पता होगा कि ये सेल वॉल है मतलब नहीं है, ये चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेती है कि यार कैसे इन्हें पता होगा उस टाइम पर। तो देखो, एक चीज थी, एक एक्सपेरिमेंट मान लो या एक एग्जाम्पल मान लो, ग्राम स्टैनिंग एक टेक्निक है। क्या है, एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग में क्या चीज की जाती है वो हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, एक सेल ले ली, ये हमने एक सेल ले ली, सेल ले ली। सेल लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ केमिकल्स डालते हैं। क्या डाला हमने इसके ऊपर, केमिकल्स के ड्रॉप्स डाल दिए। जब हम केमिकल्स के ड्रॉप डालने के बाद में 2 या 3 मिनट का वेट करते हैं, क्या करते हैं, 2 या 3 मिनट का वेट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी है स्लाइड्स, क्या बोलते हैं इसको हम, स्लाइड। ये हमारी स्लाइड है, ये हमने क्या रखा है, इसके ऊपर सेल रखी है और सेल के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल्स डालेंगे, डालेंगे केमिकल्स, ये हमारे हो गए केमिकल्स। जब हमने सेल के ऊपर केमिकल्स डाले और 2-3 मिनट तक सेल को रखा रहने दिया और उसके बाद में इसको हमने क्या कर दिया, वॉश कर दिया। जब हमने इसको वॉश किया तो 2 टाइप की चीजें नजर आई, एक नजर आई पर्पल कलर, मतलब जो सेल थी वो कैसी हो गई, पर्पल कलर की, और दूसरा हमें एक नजर आया कि जो सेल थी वो कैसी होगी, पिंक कलर की हो गई। तो यहां से कंफ्यूजन हो गया कि यार एक पर्पल कलर की सेल नजर आ रही है और एक पिंक कलर की सेल नजर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसे दे दिया ग्राम पॉजिटिव, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आई, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव और ये हो गया ग्राम नेगेटिव। मतलब जो सेल हमें कैसी दिखाई देगी, पर्पल कलर की दिखाई देगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव, और जो सेल हमें पिंक कलर की नजर आई उसे हमने बोल दिया ग्राम नेगेटिव। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, एक कंफ्यूजन होगा कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पर्पल और पिंक कलर आया कैसे। मैं आपको बताती हूँ, ये जब हमने केमिकल्स डाले थे, तो जब हमने केमिकल्स इसके ऊपर डाले तो कुछ मिनट के लिए हमने वेट किया,
तो जिसकी सेल वॉल होती है, मैंने कहा था ना जिसकी आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, जैसे ये सेल वॉल है, तो ये क्या होती है, हार्ड होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, थिक होती है ना। प्लांट में हमने पढ़ा है कि थिक होती है, सेल वॉल होती है उसके अंदर, हम हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो जिसके अंदर थिक सेल वॉल होती है, तो उन्होंने क्या करा, अच्छे से एब्जॉर्ब कर दिया अपने आप को। तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या हुआ, लास्ट कलर जो अपना था आयोडीन था। आयोडीन से कौन सा कलर मिलता है, पर्पल कलर मिलता है। तो जो लास्ट आयोडीन था उसने अच्छे से अपने अंदर क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया, अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो कलर बन गया पर्पल कलर। जब इसको वॉश किया तो भी वो वॉश नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि उसके सेल के अंदर इतना ज्यादा केमिकल भर गया था, पूरी सेल के अंदर क्या हो गया था, आयोडीन चला गया था। ठीक है, लेकिन जिसकी लेयर जो थी वो बिल्कुल ऐसी पतली सी थी, पतली सी लेयर थी। और पतली सी लेयर किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं, आउटर सेल तो उसके पास है नहीं, सिर्फ एक मेम्ब्रेन है पतली सी। तो पतली सी झिल्ली कितना ही एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो जो बचा कलर था वो कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर। तो कौन सा हो गया, ग्राम नेगेटिव हो गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई सेल वॉल के बारे में, कोई दिक्कत। अगर आपको नोट डाउन करना है, फोटो लेना है, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आई थॉट डन हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम स्लाइड करते हैं अपना, ये कंफर्मली कंप्लीट हो चुका है अपना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पे। ये हमारा आ गया सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी देखा था, तो हम स्ट्रक्चर बना के साथ साथ में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ये तो हमारी हो गई थी सेल वॉल, जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आएगी अपनी सेल मेम्ब्रेन। तो ये आ गई अपनी सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो हम सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं, दिखने में भी सेकेंड लेयर लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। डन, बट दे आर only present in animals at first position और फर्स्ट लेयर। यहां से बात समझ में आई, कुछ कंफ्यूजन। हमने बोला है कि इसको जो होता है वो हम क्या बोलते हैं, सेकंड मोस्ट लेयर, मतलब सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सभी में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेकंड नंबर पर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम में, और हम में सेल वॉल नहीं होती है, तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर ये कौन से पोजीशन पे बिलोंग करती है, फर्स्ट पोजीशन या फिर फर्स्ट लेयर ऑफ इट बोल सकते हैं। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन। आई थॉट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फिर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, तो मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन, और यहां पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। ये कुछ सर्कल 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 सर्कल, और इसके अंदर है इस टाइप का कुछ। डन। ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहां से नॉर्मल आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। डन। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेड, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, टेल। यहां तक चीजें कुछ कंफ्यूजन यही है, जो टेल है वो अंदर अंदर की साइड आ गई है, और जो हेड है वो कहां पर आ गए हैं, बाहर की साइड में। ठीक है, और इसका जो लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है, मतलब ये जो है ये क्या है, तो क्या नाम है इसका, फोस्फोलिपिड्स।
डन। तो ये हमारा है हेड और ये हमारा है टेल। तो फोस्फोलिपिड को हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बाई लेयर्ड होता है, बाई लेयर होता है। दिख रही है दो लेयर, फर्स्ट हो गया हेड और सेकंड हो गया टेल। अब हेड क्या होता है और टेल क्या होता है, देखो हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रो के नाम से पता चलता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और फोबिक का मतलब होता है फोबिया, राइट, मतलब कि फोबिया या फिर हेटिंग, ये बोल सकते हो मैम। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, जो पानी से डरते हैं, और जिसको पानी से नफरत है तो वो सारे अरेंज हो जाते हैं ऊपर की साइड में। देखो यहाँ पर है ना, ये सारे सर्कल 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 ऊपर की पोजीशन पे, और नीचे नीचे सारी क्या आ जाती है, टेल्स आ जाती है। और टेल्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये होता है अपना हाइड्रोफिलिक। सेम चीज इसमें भी होता है, हाइड्रो और फिलिक से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब जो है वो क्या है, वाटर, और फिलिक का मतलब क्या है, लविंग, जो कि वाटर से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो यहां पर सेल के अंदर देखो कोई ना कोई लिक्विड फील होता है, ये होता है सेल में लिक्विड फील होता है, ये पूरी तरफ लिक्विड फील है। अब लिक्विड से टेल तो पसंद है लिक्विड को, तो लिक्विड ने, टेल ने बोला कि भाई मैं तो लिक्विड के पास पास चली जाऊंगी, तो लिक्विड के पास पास टेल्स आ गई। और हेड ने बोला कि नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे तो डर लगता है, तो ये चला गया ऊपर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। मैं इसको सिंपल वे में और आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। अब अपन ने इस स्ट्रक्चर को खोल दिया, तो जब हम इस स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप की लेयर दिख जाएगी। तो देखो ये है ऊपर ऊपर अपने हेड्स, ये बन गए अपने हेड्स, और नीचे भी हेड्स है, क्योंकि ये क्या है, पूरी बाई लेयर्ड है। ये हो गई दो लेयर, और बीच में क्या आ जाएंगे, इस टाइप के, ये इसकी टेल्स, इनकी भी टेल्स है, ये आ गई टेल्स, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, इस तरीके से कंबाइंड हो जाती है। अब नीचे नीचे आ जाएगा वाटर बीच में, यहाँ पर बीच में वाटर फ्लो करेगा, और यहाँ पर ऊपर से दोनों लेयर्स हो गई। ये चीजें समझ में आ गई। सेल मेम्ब्रेन इज द सेकंड मोस्ट लेयर, फर्स्ट पोजीशन पर होती है अपने एनिमल्स के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वो बाई लेयर्ड होता है। किससे मिलके बनी होती है, तो फोस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। फोस्फोलिपिड जो होता है वो क्या होता है, फोस्फेट और लिपिड का कंवर्जन। और जैसे ये फर्स्ट है और ये दो लेयर्स है, और इसका डायग्राम है हेड और टेल के अंदर। हेड जो होता है और एक टेल होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और टेल जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक ट्विस्ट के बाद बताती हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा लैमेला। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कि हमने सेल मेम्ब्रेन बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, प्लाज्मा लैमेला आ गया, सारी चीजें एक ही है। डन, आई थॉट हो चुका होगा कंप्लीट। देन हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी है। हमने पढ़ा था अभी कि ये होता है हमारा स्ट्रक्चर फोस्फोलिपिड्स का। किसका स्ट्रक्चर है ये, फोस्फोलिपिड्स का। ये हो गए फोस्फोलिपिड्स। डन। अब फोस्फोलिपिड्स में जो हमने बोला था कि फोस्फोलिपिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, किससे मिल मिल के बने होते हैं फोस्फोलिपिड्स। तो एक है अपना फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा प्रोटीन, है ना। फैट से मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, और प्रोटीन से मिलके बना होता है, और मेन जो टर्म है अपना लिपिड्स। ये तीन चीजों से मिलकर फोस्फोलिपिड क्या होता है, बना हुआ होता है। अब हमें ये तीन चीजें तो पता चल गई कि फोस्फोलिपिड ये है,
पर इसमें हर चीज में एक ना एक प्रोपोर्शन जरूरी है। मतलब बोलते हैं ना कि हाइट, अपन कौन खाना खा रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, बैलेंस डाइट जरूरी है। और हम लोग अगर ज्यादा लिपिड्स, ज्यादा प्रोटीन्स का इंटेक करेंगे तो हमारी जो सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और हम भी क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना चावल कम खाने चाहिए, क्योंकि चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करेंगे तो ज्यादा प्रोटीन होगा, ज्यादा फैट्स होगा, और ज्यादा फैट्स होने की वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारी हेल्थ को डिफेक्ट होने लग जाएंगे, हमारे हेल्थ के जो लिपिड्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है जिसमें ही हमें कंप्लीट चीजें रखनी होती है। तो ये इसका प्रोपोर्शन है 52%, ये है हमारा 40% और ये है हमारा 8%। इसे लाइट मत लेना, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर कि कितना प्रोपोर्शन किसका होता है, तो ये आपको याद करना ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बता दिया कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, साइज चेंज हो जाती है। अगर ज्यादा खाए तो हम मोटे हो जाते हैं। मोटा होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लिपिड्स गड़बड़ है और बॉडी की सेल्स क्या हो चुकी है, स्वेल हो चुकी है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब जो साइज होती है वो भी क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है। मतलब कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगी, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो साइज क्या रहती है, 75 एंगल स्टॉक, ये हमारी साइज है। लेकिन हम इसे अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 7.005। डन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ में इजीली आ जाएगा ये सारी चीजें। और नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं प्लीज आप ले लीजिए। डन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं इसकी डिस्कवरी को लेकर। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो की थी साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट साइंटिस्ट था प्रीफिट और दूसरा था ये, दो साइंटिस्ट थे। डन। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इन्होंने हमको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ टर्म होता है, और यही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें बताया। अब हमें लास्ट चीजें पढ़नी है कि इसके अंदर जो चीज होती है, जैसे इसका फंक्शन क्या है। ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब हमें इसके बारे में क्या देखना है, इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर, सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो स्किन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर है, तो एज एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही होगी कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, तो आउटर मोस्ट लेयर है, और स्किन में आपने देखा होगा कि गर्मी का मौसम चल रहा है जैसे अभी, तो हमें अगर ज्यादा गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है। ठीक है, इसका मतलब अंदर की कोई चीजें क्या हो रही है, बाहर ट्रांसफर हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या करती है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करती है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है। डन। ट्रांसपोर्टेशन कर रही है अंदर से बाहर, मतलब अंदर गर्मी है तो बाहर क्या हो जाएगा, पसीना निकलेगा। ये सारी चीजें हमें नॉर्मली पता है, हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। हमारा यहाँ तक टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट हो चुका है। ओके,
तो अब हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, कंफर्म है हमें सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ लिया, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें ऑर्गेनल्स और दिखते हैं, लेकिन एक मेजर ऑर्गेनल्स जो हमें दिखता है उसका नाम है न्यूक्लियस। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल वॉल। जो जो कंप्लीट होता जा रहा है वो चीजें हम मेंशन करते जा रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। अभी हमारा जो मोस्ट हॉटेड टॉपिक है जिसका नाम है ये डन, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डन, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं वो हम सारी चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम इसकी पोजीशन बता देंगे। फिर हम इसके बारे में डिस्कवरी बता देंगे, राइट। और फिर हम इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, फिर इसके कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। देन हम आगे इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कुछ डेटा रहने वाला है। अब बताओ न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल, किसी भी सेल के सबसे बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कैरी करता है? क्रोमोसोम्स कैरी करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसकी पोजीशन की, तो न्यूक्लियस साथ साथ में हम और क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस के बारे में क्या बता सकते हैं? तो न्यूक्लियस सेंटर में है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आधी सेल तो मानो इसी ने कवर कर रखी है, तो ये क्या कहला गया? ब्रेन ऑफ द सेल। अब इसमें एक एक्सेप्शन और है, ये है एक्सेप्शन। ये हमें याद रखना है, वेरी आईएमपी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके अंदर। सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आरबीसीएस। आरबीसी के बारे में सब जानते हैं, क्या होता है आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है। अब ए न्यूक्लिएटेड का मतलब समझ रहे हो, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी एक ही सेल ऐसी है हमारे ह्यूमन बींग्स में, एक ही सेल ऐसी है जिसमें आरबीसीज है, और आरबीसीज क्या होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी प्लांट्स के अंदर एक सेल है, ये एक पहला एक्सेप्शन, और एक हम पढ़ेंगे दूसरा एक्सेप्शन जिसका नाम है सीव, सीव ट्यूब। ये होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्या काम करती है? ट्रांसपीरेशन का काम करती है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या? पानी को और खाने को, जो प्लांट्स जो खाना खाते हैं, पानी लेते हैं, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जहां पर सारा फूड स्टोर होता है, वो लाती है सीव ट्यूब, और वहां पर जो होती है वो भी क्या होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है। वो भी क्या होती है? उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट न्यूक्लियस। डन, ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, फिर हम डिस्कवरी को ये अपना सेकंड पॉइंट है, डिस्कवरी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी क्या है, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, क्यों डिस्कवर किया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।